हेलो एवरीवन, आप लोगों को एसवीएन क्लासेस के इस एजुकेशनल चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम 2.3 के बाद 3.1 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें कि इसमें प्रश्नावली जो है, ये सवाल इसमें क्या कह रहा है। इसमें हम लोग का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग को जो कहने का मुख्य तथ्य है, ये देखिए इसका हेडिंग क्या दिया है, इसको समझते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले, जैसे कि वर्ग नवम में भी पढ़े हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग जानेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कहा है, इसका मतलब है क्या। पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं, एक चीज आप पढ़े होंगे, ओ चर और एक था चर, ये और इसको हम पहचानते हैं। पहले इससे पहले मैंने भी बात बताए थे कि चर और ओचर क्या होता है। जिसका मान कभी नहीं बदले वो क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी, देखिए वो आपको अचर कहलाती है, जिसका मान कभी ना बदले। देखिए ओ का मतलब हुआ ना, अचर जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान कभी नहीं बदले वो क्या कहलाती है, औचर कहलाती है। और गिनती की सारी संख्या क्या कहलाती है, औचर कहलाती है। गिनती की सारी संख्या क्या कहलाती है, औचर कहलाती है। और अल्फ़ाबेटिकल में जितने भी आते हैं ए से लेकर के जेड तक, वो सर आपका क्या कहलाती है, चर कहलाता है। ठीक है, जिसका मान बदलते रहे, जिसका मान बदलते रहे वो क्या कहलाएंगे, चर, और जिसका मान कभी नहीं बदले वो औचर होगा। चलिए, जैसे संख्या में एक है वो सदैव एक ही रहेगा, दो है तो वो दो ही रहेगा, लेकिन x का मान यदि 2 रख देते हैं और 3 रख देते हैं तो अलग अलग तरह का मान आने लगता है। तो वह जिसका मान बार बार बदल रहा होता है वह क्या कहलाती है, जिसका मान बार बार बदल रही होती है वो चर है, जिसका मान नहीं बदल रहा होता है वो औचर है। तो यहाँ हमको क्या कहा, हमको कहा है कि दो चर होना चाहिए, मतलब दो को ऐसा होना चाहिए अल्फ़ाबेट का जो कि वह आप ले सकते हैं, चाहे आप ABCD ले सकते हैं या XYZ ले सकते हैं, कोई दो ठो होना चाहिए। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब क्या होता है सर, एक लाइनियर होगी, सरल रेखा होगा, एक रैखिक होगा, और वह रैखिक क्या कह रहा है, रैखिक का क्या होना चाहिए, समीकरण होनी चाहिए। और समीकरण क्या होता है सर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे पास कोई है कि 2x + 5y बराबर, यहाँ पर जैसे हमको कुछ दे दिया, क्या दे दिया भाई, जैसे कि मेरे को कुछ दे दिया 16 दे दिया, ओके, कि 2x + 3y = 16 है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये कहाँ तक सत्य है, ये कहाँ तक सत्य है, या हम कहाँ तक जानते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि इसका मान हम 3 रख लेते हैं और इसका मान 2 रख देते हैं y का, तो देखिए ये हो जाता है क्या। तो देखिए, तो 2 × 3 + 5 × 2 = 16 पूरता है क्या, 6, और इधर क्या हो गया 10, बराबर क्या इतना हो गया 16। क्या 16 बराबर 16 है। इसी के कारण ये क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, आप इससे पहले वाले क्लास वर्ग नवम में पढ़े होंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, वर्ग अष्टम में भी पढ़े होंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे कैसे पढ़े होंगे याद दिला देते हैं। जैसे x + 2/4 = 10, तो x = व्हाट, इस तरह पढ़े होंगे। x + 3/2 - 4 x 1 बराबर 3x + 1/3, इस तरह करके, और x का वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा था। तो ये कौन सा समीकरण होगा, एक चर वाले, इसके साथ कौन है, एक ही लगा है, एक चर सिर्फ लगा है, इसलिए इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाती है। और जिनके बराबर में क्या आ रहा हो, बराबर में 0 आ रहा है। देखिए 16 बराबर क्या हुआ 16,
आप इसको क्या लिखते हैं, 16 आप -16 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए तो सर आ रहा है ना, अर्थात ये क्या कहलाती है हम लोग का समीकरण के रूप में दिखेगा। ठीक है, आपके बुक के अनुसार दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसका जो मुख्य तथ्य है वो बात जानते हैं। देखिए क्या कहा, इस समीकरणों में हमको यह बताया कि इनका जो समीकरण रूप लिखेंगे आप इस रूप में लिखेंगे ax प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये जो स्टेज होगा वो कौन सा स्टेज होगा, फर्स्ट। ये आपका a b और ये जो c है इसका मान क्या होगा भाई, ये संख्यात्मक मान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, संख्यात्मक मान हो सकते हैं। कभी कभी ये भी अज्ञात रहते हैं, लेकिन उनका समीकरण का जो हल होने के कारण, अलग अलग हल होने के कारण इसको फाइंड किया जाता है, इन्हें ज्ञात किया जाता है। देखिए हम इसको जानते हैं कैसे सर, तो जैसे कि, और ये इसका टाइप 1 इसका समीकरण का पहला समीकरण, और इसी तरह का यदि ये 1 है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई आ प्लस, देखिए थोड़ा सा क्या आपको समझ में आ रहा है क्या, इस प्रकार से समीकरण हो जाती है। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, तो एक समीकरण और एक समीकरण, तो टोटल कितने समीकरण, 2 समीकरण। और दोनों समीकरणों में मेरा क्या लगा हुआ है, देखिए तो x y, x और y, तो कितने समीकरण हुए, 2 समीकरण। लेकिन 2 समीकरण जो हुआ वो दोनों हम लोग कर रहे ठीक है, लेकिन दोनों का जो बात यहाँ का आ रहा है कि 2 चर वाली, तो चर कहाँ से आया, तो x और y ये चर आया, x और y ये दोनों चर था। सर आप ABCD जो लिखे तो ये भी तो चरे है, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। पहले मैंने बताया ABC संख्यात्मक मान है, और जो सदैव मान रहने वाले में से है वो कौन है, x और y, और ये दोनों अज्ञात रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे, अज्ञात रहेंगे, जिसमें कि आपको क्या होगा, आसान तरीके से समझ में आ सकता है। इससे क्या होगा, आराम से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से बना पाइएगा। देखिए देखिए अब देखिए क्या खास है भाई, खास यह बात है आप लोग के लिए कि इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हम लोग कितने विधि से हल करते हैं। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हम लोग कितने भागों से जानते हैं। ठीक है, देखिए करना क्या है हमको, एक हम लोग क्या जानते हैं भाई, ग्राफीय, और दूसरा क्या हो गया, प्रतिस्थापन, और दूसरा और क्या हो जाएगा, गुणन विधि, यही ना, वज्र गुणन विधि। 4 है ना, 4 है। इन्हीं चारों के विधियों के द्वारा हम लोग किसको हल करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। वही है सर, यहाँ पे आता है ये वज्र में। ठीक है, बीजगणितीय विधि इसी से सरल हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले आपका आता है एक्सरसाइज 3.1 में, 3.1
1 में, जो आपको इससे भेंट होगा ग्राफ से। और कहाँ से कहाँ तक सर? 3.2 तक। आपका प्रश्नावली 3.1 से लेकर 3.2 तक जो सरल होगा वो किससे सरल होगा? ग्राफ से। अब बाकी का जो बात आता है ये दोनों का 3.3 से लेकर के आप 3.5 तक, 5 नहीं 6 कर दीजिए इसको, 6 तक आ जाता है, जिसमें कि इम्पोर्टेंट सारा जो चीज़ है ऐसे ऐसे कहें तो 4 तक इन दोनों का रूल होता है, 4 तक इन दोनों का। अब 5वां में क्या कहा जाता है? वज्र कहा जाता है। और छठा में आप, छठा भी है ना आपका, तो छठा में जो है आप इन दोनों का भी प्रयोग हो जाता है, तीनों का प्रयोग कर लीजिए। किसका किसका भाई? देख ही रहे हैं 3.6, ये आपका तीनों में प्रयोग हो जाता है। ये एक्सरसाइज का मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सरसाइज का है, ये सब एक्सरसाइज के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आता है, एक एक विधि में कुछ ना कुछ अपना अपना फंडा होता होगा, कुछ नियम होता होगा। अगर मैं नियम को जान लूँ तो सरल करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्राफ से रिलेटेड। ग्राफ से रिलेटेड में क्या होता है वो हम एक एक बात को समझते हैं। विजय है ना, विज गणित, गणितीय निरूपण। देखते हैं। कोई भी सवाल हो और कैसे कैसे दर्शाया गया हो, आपके पास सवालों का क्रम दिया गया रहेगा। जैसे कि सवाल को हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग के पास सवाल है
क्या सवाल है भाई? x माइनस 2y बराबर 0 है और एक है 3x 4y माइनस 20 0 है। इधर से देखिए 2x 3y और माइनस 9 बराबर 0 है। अगला क्या है? 4x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0 है। और ये तीसरा है, क्या है भाई? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर, और क्या है? ठीक है। अब देखिए इसी में इस सब का बात जो दिया गया है, आप इसमें समझ में आ गया होगा कि निरूपण के क्रम में यहाँ पर आपको पहले से पता है कि जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या होता था? 0। तो उसी तरह इसका क्या होगा सर? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें भी मेरा तो उसी तरह कार्य करेगी ना। तो क्या होगा सर? इसका भी आपका यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो आपका a1 बटे a2 कहने का मतलब क्या है? दोनों समीकरणों का युग्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों समीकरणों का युग्म होना चाहिए। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। दोनों का युग्म का अनुपातिक चलना चाहिए। देखिए तो अगर हम करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/3। तो इसका क्या हो जाएगा? a1 बटे a2 तो 1/3, तो 1/3। और इसका चलते हैं तो 2 और इसका चलते हैं तो यहाँ भी 1/2। अब आगे चलते हैं b1 बटे b2, तो b यहाँ ये है अब बटे b2, तो क्या हो जाएगा? -2/4। इसका चलते हैं तो 3/, और इसका चलते हैं तो 2/4, और इसका चलते हैं तो 0, और इसको उधर कर दीजिए, नहीं अब बटे -20। अब इधर से देखिए इसका -9 अब माइनस, और इसका देखिए माइनस, यही हो जाएगा ना। अब देखिए अगर इस तरह से हम लोग के पास कॉन्सेप्ट आते गया तो हम लोग कितने अच्छे से इसको बना लेंगे। देखिए अब हमको करना क्या है? अनुपातों का तुलना। अनुपातों का तुलना। अगर हम तुलना करते हैं कि यह जो अनुपात आया है इस दोनों के बीच किस तरह से संबंधित है, इन दोनों के बीच किस प्रकार से संबंधित है, इसको जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। बात करें। अच्छा ठीक है। हाँ, तो तुलना करने के क्रम में क्या आपको लग रहा है कि कोई ये तो कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये भी 2 बार में, ये और ये ऐसे कट रहा है ये ना। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a1 अब बटे a2, ओके, अब बराबर नहीं है। क्या बराबर है? b1 बटे क्या बराबर है? c1 बटे, यही ना हम लोग तुलना करेंगे। अब आगे देखिए, इसमें देखिए तो अब आप देखिए a1 अब बटे a2 बराबर है b1 बटे, अब बराबर है, ऐसा तो है। अब अगला देख लेते हैं। a1 अब बटे a2 बराबर b1 अब बटे, अब बराबर नहीं है, कोई दिक्कत? अब ये ऐसा अगर देखें तो हम लोग क्या देखें? इस
इसके अनुपातिक से इसके तुलना जो हम लोग किए एक दूसरे समीकरण के साथ, इसका और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के बीच जो तुलना किए, क्या तुलना किए, हमने देखा कि इन दोनों का अनुपात जब पता किए तो इसका कोई भी युग्म आपस में बराबर नहीं है। क्या है? नहीं है। जब ग्राफ पर कोई मतलब जब अनुपातिक में कोई भी आपस में बराबर नहीं होता है तो वह ग्राफ पर जो निरूपण होता है वो कैसा होता है? ग्राफ पर निरूपण, अर्थात इसको सरल करने के लिए ग्राफ पर आपको जो दिखेगा वो आप ग्राफ आपका इसको जो इंडिकेट शो करेगी तो ग्राफ पर प्रदर्शन इस प्रकार से कट कुट कहीं ना कहीं कटता हुआ दिखाई देगा। ग्राफ कहीं ना कहीं क्या होगा? ग्राफ कटता हुआ दिखाई देगा। अगर जो कटता हुआ दिखाई दिया अर्थात इसका ग्राफ पर क्या होगा? प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। कैसा होगा? ग्राफ प्रतिच्छेदी, अर्थात आपका ये एक्स वाई कहीं ना कहीं ये ग्राफ पर क्या कट रहा होगा? कट रहा होगा। कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा? कट रहा होगा। अर्थात यह अगर क्या हो, इसी को हम लोग बीजीय गणितीय निरूपण में क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? केवल एक हल। क्या कहते हैं इसको? सिर्फ केवल एक हल, जिसको हम कहते हैं ओ द्वितीय हल। ओ द्वितीय हल, हल अर्थात केवल एक हल कहेंगे इसको, केवल एक हल कहेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए ग्राफ पर जो निरूपण होगा इस प्रकार कहीं ना कहीं वो क्या होगा? कटता हुआ आपको प्रतिच्छेद करते हुए नजर आएगा। इस तरह का ग्राफ होता है वह कहीं ना कहीं क्या करता होगा? काटता हुआ नजर आएगा। अर्थात यह कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदी है, अर्थात एक दूसरे को, एक अक्ष दूसरे अक्ष को क्या कर रही होगी? प्रतिच्छेद कर रही होगी। अर्थात वो दोनों जो आपका लाइनियर है वो दोनों लाइनियर कहीं ना कहीं क्या कर रही होगी? काट रही होगी। इसलिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी हो। कोई दिक्कत? चलिए सर मैं आपको आगे की ओर बताना चाहूँगा। देखिए क्या है अब आता है, इसके बाद हम लोग आएंगे, ये सभी बराबर है ना, यहाँ देखिए, तब इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से होगा? ग्राफ पर इसका निरूपण किस प्रकार से होगी? जिसका यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2। अगर इस तरह स्टेज आ जाए तब हम लोग क्या कहेंगे? उसका ग्राफ पर किस तरह दिखेगा हमको? क्या दिखेगी? समपाती। क्या कैसे दिखेगा? समपाती। यहाँ लिखेंगे आपको समपाती, अर्थात वह कैसा होगा? ग्राफ पर एक ही रेखा पर आ जाएगा। ग्राफ पर कैसा आ जाएगा? एक ही रेखा पर। दोनों समीकरण एक ही रेखा पर आ जाएगा। दोनों समीकरण एक ही रेखा पर, अर्थात इसका ग्राफ इस तरह से जैसे खींचिएगा तो आपका जो ग्राफ तैयार होगा वह एक ही रेखा पर दोनों आ जाएंगे। ग्राफ पर इस प्रकार से दिखेंगे और इसको आप क्या कहेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। इसको क्या कहेंगे? अनेक हल। अनेक हल कहेंगे। और इसको और पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ये अनेक हल को आप क्या कहते हैं? अनेक हल का आप क्या कहेंगे? अनेक हल को आप कहते हैं आश्रित। क्या कहते हैं इसको? या संगत। इसको क्या कहते हैं? संगत ग्राफ या संगत युग्म। आश्रित, आश्रित, आश्रित भी कहते हैं और या इसको संगत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये कभी कभी आ जाता है कि आश्रित समीकरण है तो आपको समझना होगा कि वो कौन सा हल है? अनेक हल है और इसका ग्राफ इस तरह बनेगी। ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में देता है, इसलिए आपको ये सारा कॉन्सेप्ट, इसमें केवल एक हल होगा। कब? जब अद्वितीय हल होंगे। जब अद्वितीय हल होंगे इसको केवल एक हल या तो क्या कह सकते हैं? अद्वितीय हल। चलिए अब आता है आप लोग के पास ये वाला, जिसमें कि क्या है? एक युग्म तो बराबर है लेकिन एक युग्म बराबर नहीं है। अगर इस प्रकार से ग्राफ आ जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? ओ प्रतिच्छेदी। क्या कहेंगे? ओ प्रतिच्छेदी। और इसको समानांतर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समानांतर। समानांतर ग्राफ निरूपण होगा। कैसे सर? जैसे ये आपका एक्स है, ये एक्सिस है और इसी एक्सिस पर इसका ग्राफ जो आपको होगा इसी तरह इंडिकेट होगा। वह कभी भी कटने वाला नहीं होगा। जो कभी नहीं कट सकता है तो आप क्या कहेंगे इसको?
कोई हल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। जब एक्सिस को कोई बिंदु पर नहीं कटेगा तब आप क्या कहेंगे? कोई हल नहीं कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब देखिए, इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो आपको ग्राफ पर अगर समानांतर कहीं दिखाई दे रहा है तो समानांतर वाला जो होता है वो आपका कभी हल ही नहीं होगा। कभी जब हल क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह ग्राफ पर कहीं एक्सिस पर कटता ही नहीं है। जब कटेगा तभी तो इसका आंसर आएगा। चलिए सर, अब इसको कहेंगे क्या सर? कोई हल नहीं। क्या कहेंगे इसको? कोई हल नहीं है। तो कोई बैल भी नहीं बचा नहीं रे। कोई हल नहीं है तो कोई बैल भी नहीं बचा। बैल बचा है तब तो हम लोग मेहनत की तरह कर रहे हैं, आप लोग काम। चलिए सर, बैल मतलब ऐसा नहीं कि बैल खराब चीज़ है। आप जानते हैं कि शंकर भगवान का जो बसाहा, वो जो क्या है उसको बोलते हैं, नहीं है तो अच्छा गलत खराब चीज़ नहीं है। बैल है तो उससे क्या दिक्कत है? बैल मेहनत करने के लिए वो तो तो चले जो भी है ठीक है, समझिएगा। चलिए अब देखिए, अनेक हल को तो हम लोग जान गए और कोई हल को नहीं जानते हैं। तो कोई हल को हम क्या कहेंगे? ओ संगत कहेंगे। क्या कहेंगे? ओ संगत। ओ संगत आपको कहेगा इन समीकरणों का हल ओ संगत है, तो आप समझ जाइएगा कि ओ संगत किसका होता है? समानांतर वाला का। किसका होता है? और समांतर वाला का ग्राफ कैसा होता है? समांतर ही, मतलब ग्राफ तो समांतर ही होता है ना। और यह हल कैसा होता है? कोई हल नहीं होता है। और जब कोई हल नहीं होता है तो इसका आपका तुलनात्मक क्या होता है? एक ही युग्म वह क्या होता है? बराबर होती है। अगर एक ही युग्म अगर बराबर हो तो आप सीधी सी बात जानते हैं, क्या जानते हैं? अरे क्या जानते हैं कि जब एक युग्म ही सिर्फ क्या हो? बराबर हो, तो उसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगी। सीधी सी कोई हल नहीं होगी। ग्राफ पर उसका निरूपण किस प्रकार से होगा? ग्राफ पर समानांतर होगी ना। अर्थात वो संगत कहीं लिख दे तो हाँ, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है। इस प्रकार से लिख देगा कि ग्राफ ओ संगत है, मतलब इसका जो विजय निरूपण है वो क्या है? ओ संगत है। तो आप बताइए कि ये किस प्रकार के हल होंगे? तो ओ संगत किसका है? अरे ओ संगत किसका है? जिसका कोई हल नहीं है। अर्थात आपको नीचे ऑप्शन दिया रहेगा, आप उन ऑप्शन के अनुसार उसको मार दीजिएगा कि जिसका कोई हल नहीं होता है उसी को हम ओ संगत के नाम से। समझ में आया? चलते सर आगे। अब आप लोग को, हमको लगता है थोड़ा थोड़ा एक बात मतलब कंफ्यूज कर रहा होगा कि संपाती क्या होता है, प्रतिच्छेदी क्या होता है, या तो फिर समानांतर क्या होते हैं। ये थोड़ा सा बात ऐसे इसमें थोड़ा थोड़ा बनाए पिक्चर, इसको हम मिटा करके एक बार हम पुनः बता देते हैं। संपाती क्या होता है, प्रतिच्छेदी क्या होता है, ये सारा चीज़ बता देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन सब बच्चे एक जैसे नहीं है, सबको थोड़ा समझाना होता है। कोई बच्चा पहले से भी जान रहा होता है, कोई बच्चा अब यो पढ़ रहा है तो नहीं जान पा रहा है। ठीक है, इसलिए सबको मिला के ना चलना होगा। अब बात करते हैं, जैसे अभी जस्ट बात मैंने क्या किया कि भाई समानांतर क्या है, तो ये समानांतर हुआ। क्या हुआ ये? अब आता है क्या? प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी का मतलब क्या हुआ सर? देखिए थोड़ा सा, प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ है, देखिए ग्राफ कहीं पे ना कहीं क्या कर रही होगी? कट रहा होगा। क्या हो रहा होगा? अगर वह कट रहा होगा तो हम जान जाएंगे कि इस प्रकार से है। नहीं, अगर प्रतिच्छेदी हो रहा है तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं वो एक्सिस पे क्या कर रही है? कट रहा है। और इसी कटने के कारण इसको क्या कहा गया?
अब आता है समपाती। क्या आता है? समपापरी नहीं है, समपाती। समपाती का मतलब है, देखिए कैसा कैसा तैयार करे भाई। हाँ है, देखिए ये एक ही होगा और उसका तीर इस तरह से, मतलब दो वो समीकरण है। समझ में आया क्या? एक ही रेखा पर दोनों अगर स्थापित हो, वो आप इस तरह से, कोई दिक्कत? चलिए सर, मैं आगे आपको बताता हूँ आगे क्या है वो देखिए। एक सवाल हम लिखते हैं, क्या आप लोग को दिख रहा है? देखिए तो x प्लस इसको क्या कर दें, चलो y कर दें, बराबर 14 कर देते हैं, और x माइनस वाई, नहीं अगर सवाल ले लेते हैं तो इन ही सवालों को चारों विधि से सरल कर दें तो आपको तो पूरा आसान हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसा लगेगा कि हमको इस तरह से अगर सवाल आ जाए तो हम लोग कैसे सरल करें। तो सबसे पहला विधियों के लिए हम तैयार कर देते हैं, 4 खटाल तैयार कर देते हैं, और चारों खटाल को अगर हम सरल कर दें तो आपको आराम से आपको सभी विधियों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से पूरे को पूरा समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, सभी में सवाल तो यही रहेंगे, x प्लस वाई बराबर और x माइनस वाई बराबर। चलिए इसको आसान करो, 4 कर दो तो आसान हो जाएगा, और x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, और इसमें होगा x प्लस वाई 14 और x माइनस, ओके ये 4 है, और चारों को चारों विधि से बना दें। ठीक है, चारों अलग अलग विधि से। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या आता है, देखो तो यहाँ तक दिख रहा है क्या? ये सब, ये देखो तो ये दिख रहा है। चलो ठीक है, हम इतने डम हल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या आता है? ग्राफीय विधि। ओके, तो ग्राफीय विधि में सबसे पहले क्या करना होता है, आपके पास एक ग्राफ पेज होता है और एक नॉर्मल पेज होता है। मैं एक प्रकार से डाटा तैयार कर देता हूं आपके पास कॉपी का। देखिए इस प्रकार से आपके पास क्या होता है, ग्राफ का कॉपी होता है, जिसमें कि एक तरफ ग्राफ सा बना हुआ रहता है, बहुत तरह इस तरह का लाइन सब रहता है, ग्राफ तैयार किया हुआ रहता है, और एक तरफ इस तरह से सिर्फ बॉर्डर तैयार रहती है। ओके, इस तरह से रहता है आपके पास ग्राफ के लिए, इस प्रकार से रहता है। तो एक तरफ ये जो है आपको ग्राफ तैयार करने के लिए होता है, और ये जो आपका होता है वो सवाल को सरल करने के लिए होता है। तो इस वाले भाग पर हमको सवाल को सरल करना है और इस पर निरूपित करना है, दिखाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा, आप 2 तरीके से और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कैसे सर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जांच कर लेंगे कि यह ग्राफ पर किस प्रकार से निरूपित करेगी। ग्राफ पे निरूपित करने के लिए भी जस्ट पहले इसके पहले रूल सब जाने थे। तो कैसे भाई, एक बात देखते हैं, क्या देखते हैं, और आसान तरीके से समझेंगे। इसको मिटा देते हैं, क्या कि सवाल आपको समझाना भी है और बनाना भी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सवाल को यहाँ से अच्छे तरीके से जो सादा वाला पेज था उसी सादा वाला पेज पर बनाना है। कैसे सर? सवाल को लिखते हैं तो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण फर्स्ट कहें और इसको समीकरण, आप इसको सही से बनाइए। x प्लस वाई माइनस 14 बराबर क्या हुआ, 0, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। समीकरण तो आपका वही है। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस 14। यहाँ से लिए सर 1, ये भी 1 और ये, और a2 का मान 1, b2 का मान -1, c2 का मान -4। ओके, अब हम लोग नियम लगाते हैं। तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो आपके पास 1 बटे 1 बराबर
1 बटे -1 बराबर -14 बटे -4 आ रहा है। अब आपके पास देखिए 1 बटे 1 बराबर -1 बटे 1 बराबर, ये दोनों अगर काट देते हैं ये 2 और ये 7 हो जाता है, तो 7 और आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। आपके पास किस रूप में आया A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे, अर्थात आप समझ गए होंगे कि ये कोई हल नहीं है, ऐसा है। पिटवे करेंगे तुम लोग को। अद्वितीय हल है। क्या है ये? अद्वितीय हल, अर्थात इसका केवल और केवल एक हल है, और केवल एक हल होने वाले का ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। अर्थात हमको यह पता चल गया यह जो ग्राफ तैयार होगा यह कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेगी, और जिसका हल होने के लिए आपको केवल क्या होगा? अद्वितीय हल होना पड़ेगा, तभी ना उसका x और y का मान निकल पाएगा। तब आपको यहाँ से समझ में आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं यह ग्राफ क्या होगा? अद्वितीय हल है, और इनको क्या किया जा सकता है? सरल किया जा सकता है। चलिए सर, अब इसको हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं। तो हम इसको मिटा करके ग्राफ पर तैयार करते हैं। तो देखिए कैसे तैयार करते हैं। तो जो सादा वाला पेज होता है उसी सादा वाला पेज पर क्या करना होगा आपको? ऐसे करके तैयार करना होगा कि x + y बराबर 14 जो था, आप इसको ग्राफ मतलब सादा वाला पेज को आपको 2 भाग में बांट देना, x - y बराबर 4। दो तरफ हो गया इसमें, और दोनों तरफ में आपको बॉक्स तैयार करना है। क्या करना है? बॉक्स तैयार करना है इस प्रकार से, x और ये y, और इसी तरह इधर भी हो जाएगा आपका। क्या होगा भाई? एक तरफ x और एक तरफ y। जब इसको सरल कीजिएगा तो आपके पास आएगा x + y बराबर 14, तो x बराबर 14 - y। तो x बराबर आपके पास यहाँ डिब्बा में लिख देना, डिब्बा बराबर लिखना है डिब्बा के ऊपर में कि 14 - y, इसको ऐसे करके घेर देना है। और इसी तरह इसको करना है कि x - y बराबर 4, तो x बराबर 4 + y, इसको भी ऊपर में लिख देना है। बराबर क्या आया? 4 + y। कोई दिक्कत? जब इस तरह आ जाएगा तो इसको समीकरण मान लीजिएगा, सेकेंड है और ये क्या है? फर्स्ट। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा सर? तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि समीकरण फर्स्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं y का मान, और ऐसा लेना है कि जो कि आपका जो ग्राफ वाला पेज है उसमें अट सके, मान छोटा लेना है, और ऐसा लेना है जो कि ग्राफ में सही तरह से निरूपित हो सके। आपका पॉइंट में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ज़्यादातर ध्यान देना है कि वो क्या है? पूर्ण मान आए। क्या है? पूर्ण मान है, जिनके कारण आपको निरूपित करने में क्या हो? आसान हो सके। तो चलते हैं सर आपको आगे की ओर अग्रसर कराने में। तो आपके पास समीकरण फर्स्ट में क्या है सर? में y का मान हम 3 रख लेते हैं अपने मन से। y का मान क्या रखने पर? 3 रखने पर। तो आपके पास किसका हुआ? y बराबर 3 हो गया है। तो आपके पास x बराबर कितना है? 14 - y। तो x बराबर 14 - 3, तो x बराबर कितना हो गया? 11 हो जाएगा। तो आपने क्या, y का मान कितना? 3, तो इसका मान कितना आ गया? 11 आ जाएगा। पुनः आप निरूपित करेंगे। क्या करेंगे सर? y का मान ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं। तो आपके पास क्या हो गया? x बराबर क्या हो जाएगा? 14 - y। तो x बराबर कितना हो गया? 14 - 6, तो x बराबर कितना हो गया? 8। तो इसका मतलब यहाँ 6 लिए तो यह कितना हो गया? 8 हो गया। इसी प्रकार से आपको निरूपित कहाँ पे करना होगा सर? इसमें करना होगा, इसमें करना होगा समीकरण सेकेंड में। समीकरण सेकेंड में क्या किए भाई? y का मान कुछ लेते, छोटा लेना होगा, माइनस में भी ले सकते हैं। क्यों सर? ग्राफ जो होना चाहिए सटीक होना चाहिए, इसमें स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए सर, तो यदि मैं क्या करूं, y का मान माइनस में कुछ भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। तो हम माइनस में ले लेते हैं क्योंकि ग्राफ क्या हो? छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? y का मान -2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? -2। तो आपके पास क्या होगा? x बराबर 4 + y। तो x बराबर 4 - 2, x बराबर क्या आएगा? 2। अर्थात आपने -2 लेते हैं, कितना आ गया? 2 आ गया। ओके, अब पुनः करेंगे। पुनः y का मान हम -3 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? -3। तब आपके पास क्या आएगा? तो x बराबर 4 + y, और x बराबर 4 - 3, और x बराबर 1। अर्थात आपने -3 लेते हैं, कितना आ गया? 1 है। कोई दिक्कत? जब ग्राफ पर इसको निरूपित करेंगे, ग्राफ पर जब इसको दर्शाने लगेगा तब दिखेगा। कैसे दिखेगा? तो हम इधर थोड़ा सा सरल कर देते हैं, जिसके कारण आपका स्पेस नहीं होने के कारण मैं थोड़ा सा यहाँ सीधा करें। तो देखिए
तब यदि मैं इस ग्राफ को क्या करूं, निरूपित करूं इस ग्राफ पर, तो ये देखिए मेरा ग्राफ है। ग्राफ इस तरह से है जिसमें क्या होगा, ये मेरा y है और ये y डैश और ये x डैश और ये क्या है x। तब आपके पास क्या हुआ, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 और एक चल जाते हैं। तो ये 2 4 6 8 10 12, इसका मतलब इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें क्या है 7 है और इसमें 9 है और इसमें 11 है। इसी तरह यहाँ 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा हो गया। अगर हम ऐसे लेते हैं तो देखिए आसान ही है। कैसे सर, कि x को हमको कितना करा है 11 लेना, तो x मेरा ये है, इस पर हमको कितना लेना है 11 लेना है, तो 11 मैंने यहाँ पे ले लिया। और y को कितना जाना है 3, तो y को मेरे पास 3 जाना है। तो देखिए ये है और ये, तो दोनों को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं तो ये यहाँ पर आता है ना इसके सामने से। तो ये वाला बिंदु लिए और उसका देखिए, फिर कह रहा x को 8 लीजिए, तो 8 यहाँ है और y को कितना लीजिए 6, तो यहाँ है 6 और यहाँ 8। तो मैं यहाँ पे यहाँ आ जाता है हम लोग का, ये नुआ। चलिए देखिए सर, हो रहा है ना, देखो हो रहा है ना। तो ये दोनों बिंदुओं को हम लोग को क्या करना है, स्केल के सहायता से मिला देना है। जैसे मिला दिए, अब हम लोग को इस ग्राफ पे आ जाना है। इस ग्राफ पे आने के बाद, एक्सिस पर आने के बाद आपके पास क्या है, देखिए तो x को 2 लेना है, तो x को ये है मेरा यहाँ 2 ले लिए और इसको -2 लेना। तो इसका मतलब यहाँ 1 यहाँ -1 यहाँ -2 और यहाँ -3 आ जाएगा और -4 आ जाएगा और -5 आ जाएगा। तो हम यहाँ 2 आने का मतलब x को हमको कितना लेना होगा 2 और इसको माइनस, तो यहाँ पे लेते हैं तो देखिए कहाँ आता है। अब आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर देखिए -1 -2 -3 और -4 और -5, इसी तरह नीचे आएगा। यहाँ पर युग्म देखिए, मतलब प्लस और माइनस आ रहा है, तो आपको पहले से भी पता है कि ये प्लस होता है, ये दोनों क्या, ये आपका क्या हो जाता है x माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, और ये दोनों आपका माइनस होता है और ये आपका क्या हो जाता है प्लस और एक माइनस होता है। तो प्लस माइनस कहाँ जा रहा है, चौथा में, तो इस काउंट का बात होगा। इसका मतलब इसमें हमको कितना लेना होगा -2, तो x का मान 2 और y का मान -2, तो आपका कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ पर आता है, देखिए तो आता है ना। उसके बाद इसमें आते हैं, तो इसमें आते हैं तो 1 लेने का आ रहा है यहाँ पे और यहाँ का आ रहा है -3, इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है, देखो तो इसके सामने वाला और इसके सामने वाला, इन दोनों को हमको क्या करना है, मिला देना है। जैसे ही मिलाते हैं देखिए कहीं पे कट रहा है, तो जहां पर कट रहा होता है या इसी जगह से उसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम 5 के समथिंग में कटेगा और ये कितना कटेगा 9 के समथिंग में, ठीक है। तो 9 और 5 कीजिएगा तो कितना हो गया, 9 5 14 हो जाता है और 9 में 5 घटाइएगा तो 4 हो जाता है। तो आपका समथिंग कहाँ तक कटेगा सर, 9 और 5 के बीच में कटेगा। कहीं हम लोग का थोड़ा स्केल नहीं है ना, इसलिए आप लोग जब ग्राफ पर तैयार कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि x के सामने यहाँ पर कटता दिखाई देगा और इधर से जो कटेगा वो कहाँ पर दिखाई देगा, 5 के सामने से कटेगा। तो इस तरह से आपको जो कटता दिखाई देगा वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, ठीक है। यह आपको ग्राफ पर पहले भी मैं निरूपित किया हूँ, तो आपको उस समय समझ में आ जाएगा। इस चीज़ का जो विवरण है जब आप ग्राफ पर सरल कीजिएगा, देखिए ये दोनों कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आएगा, तो आप देखिएगा कि x का मान 9 है और y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इस प्रकार से वह कटता हुआ जहाँ से कट जाएगा तो उस जगह से इधर का दूरी क्या होगा, इधर से दूरी वह किसके लिए होगा, इधर से दूरी जो होगा वो y के लिए और इधर से दूरी होगा वो x के लिए। तो वह आप स्पष्ट रूप से देख पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो दिखेगा वो 9 होगा और यहाँ से जो दिखेगा वो 5 होगा। इस प्रकार से इसको क्या कीजिएगा, ग्राफ पर निरूपण होता है। अब देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं तो इस सवाल को हम लोग प्रतिस्थापन, ये ग्राफ ही हो गया। अब हम लोग विलोपन या प्रतिस्थापन को देखते हैं। क्या है सर, x + y = 14 है और x - y = 4 है। तो इसको समीकरण आपने क्या माने, फर्स्ट, और इसको माने है। तो आपको यहाँ पर लिखना होता है
कि समीकरण फर्स्ट में x का मान, x का जो मान होना चाहिए वो किस में आना चाहिए, y में। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान जो होना चाहिए, y का मान, समीकरण फर्स्ट में x का मान y के पदों में क्या करना चाहिए, व्यक्त करने पर। तो जैसे करते हैं, फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण फर्स्ट है, तो x बराबर 14 आप माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख दिए, सेकेंड। सेकेंड तो पहले से था, इसको थर्ड कर लीजिए, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि समीकरण सेकेंड में, समीकरण थर्ड से, देखिए ये सेकेंड है ना, ये आपका सेकेंड है, सेकेंड में समीकरण थर्ड से किसका मान, x से x का मान प्रतिस्थापन करने पर। तो भाई मेरे पास क्या है, x माइनस वाई अब बराबर 4 है, समीकरण क्या है, सेकेंड है, और थर्ड में क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, इसका मान हमको हटाना है, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 14 माइनस वाई अब बराबर 4। अब आपके पास देखिए कितना हो, -2y हुआ, और ये 14 अब बराबर क्या हुआ, 4। अब देखिए इसी को इधर कर दीजिए, तो 14 अब -4 बराबर 0 + 2y। आपके पास कितना आया, 10 अब बराबर 2y, कट के कितना आया, 5। तो y का मान कितना आ गया, दिख रहा है, चलिए जैसे यहाँ तक आया। अब आपके पास देखिए क्या है कि y का मान मेरे पास 5 आ गया, तो x क्या है सर, तो x निकालने के लिए यहाँ देखिए x का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, तो सीधा लिख देंगे कि समीकरण थर्ड में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो x बराबर 14 और माइनस वाई, तो x बराबर 14 और माइनस 5, तो x बराबर कितना हो गया। तो पहले भी आपको बताए थे, ग्राफ में भी वही तरह आएगा, आ रहा है ना, यहाँ पे सब का आंसर समान होगा लेकिन विधि अलग होगी, इसलिए सबका मान नाम मतलब अलग अलग रखा है। अगर सब एक ही रहता तब तो बात एक ही नाम रहता। चलिए अब आता है प्रतिस्थापन में, अच्छा प्रतिस्थापन हो गया, अब आते हैं हम लोग विलोपन, सबसे जिसको कहते हैं आसान तरीका, सबसे सरल, सबको अच्छा लगता है ये, क्योंकि सिर्फ इसमें युग्मों को बराबर करके क्या कर देना होता है, एक युग्म कटा देना पड़ता है। तो चलिए सर इसमें देखिए क्या है कि x प्लस वाई बराबर क्या है, 14, और x माइनस वाई अब बराबर क्या है, 4, समीकरण फर्स्ट और समीकरण। इसमें क्या करना होता है, कोई एक तरफ का, चाहे तो आपका x को बराबर करना है तो इसको इसके साथ गुना करना है और इसको इसके साथ गुना, यदि y को बराबर करना है तो y के वैल्यू के साथ इसको गुना और इसका y का वैल्यू इसके साथ गुना, कोई दिक्कत। तो चलिए हम यहाँ पर लिखना पड़ता है कि समीकरण फर्स्ट में किससे, अगर फर्स्ट ये है और इसको बराबर करना है तो 1 से, तथा समीकरण सेकेंड को किससे भाई, इसको अगर इसको 1 से किए तो इसके पास भी तो समान है ना, अर्थात जब समान भी रहे ना तो सीधा लिख देना का दोनों का समान रहा है। तो आप नहीं भी करते तो हो सकता है, लेकिन आपका नियम है, नियम के अनुसार बना देते हैं ना, तो आपको अगला सवाल भी क्या होगा, बनाने में सहूलियत मिल सकती है। इसको 1 से गुना कर गुना भी करना है और घटा देना है। तो जैसे करते हैं कि x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण फर्स्ट और गुना कितना करेंगे 1, x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण क्या सेकेंड और गुना 1, तो x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण थर्ड आ जाएगा, मतलब अलग कुछ आएगा, यहाँ तो 1 है इसलिए ना अलग नहीं आया, y बराबर क्या हुआ, समीकरण फोर्थ आएगा। अब कह रहा है घटाने पर, तो आप जिसको क्या करते हैं, ये दोनों, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये आपके पास क्या हुआ 2y, और 14 में 4 घट रहा है तो 2y बराबर कितना हो गया 10, तो कितना हुआ, तो y का मान कितना आया। अब देखिए, अब किसी भी समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में y का मान प्रतिस्थापन करने पर, तो आपके पास क्या आया, x प्लस वाई बराबर कितना आया 14, तो आपके पास x प्लस 5 बराबर 14, तो x का वैल्यू क्या हो 14 माइनस 5, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का बराबर क्या आ जाएगा 9, कोई दिक्कत। इस प्रकार से आप इसको सरल कर पाए हैं। अब आता है आप लोग के पास एक विधि है
वह विधि का क्या नाम है? वज्र विधि है, जो कि सबसे आसान कहा जाता है सरल करने के टाइप में। बस अत्य ध्यान, बच्चा को सूत्र ही याद नहीं रहता है, सूत्र याद नहीं रहता है ना, जिनके कारण बच्चा याद नहीं रख पाता है। लेकिन मैं आज बता दूंगा तो आपको कभी भी भूलने की दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे। तो सबसे पहले आप ग्राफ में जो नियम देखे थे, ग्राफ में आप देखे थे ना कि कौन सा हल है, उसी चीज़ को पता लगाने के लिए सबसे पहले इसमें हल करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे भाई? तो आपके पास सवाल क्या था भाई? सवाल आपके पास ऊपर में लिखा है x + y 14 और x - y = 4। अब इसको सजाइए, x + y - 14 = 0, x - y -4 = 0। अब आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सारा चीज़ों का डाटा आप लोगों के पास अवेलेबल है। देखिए थोड़ा सा कितना कितना है, 1 1 1 -1 और -14 और -4 इस प्रकार से अवेलेबल है। अब आप इसको क्या लिखते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/, तो आप सरल करते हैं तो आपके पास क्या आया था, 1/1 -1 और -14/-4। तो 1/1 बराबर -1/1 बराबर, इन दोनों को घटाने के बाद 7 और ये 2 था तो 7/2। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, बराबर नहीं है c1/। जब इस स्टेज में आता है तो हम इसको कौन सा सरल कहते हैं, अद्वितीय। तो हम कहेंगे इस युग्म का, अतः इस युग्म का अद्वितीय हल है, अर्थात एक हल है, एक हल है। जब यहाँ तक लिखेंगे एक हल है, एक हल है, तब हमको क्या करना होगा, हल करना होगा ना। तो देखिए इधर सब क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर है ना। तो इसको मिटाएं। अगर हम यहाँ मिटा देते हैं तो अच्छा ठीक है, मिटा देते हैं, ठीक नहीं पूरे मिटा देते हैं, जो कि आपको क्या होगा, अच्छे से इसको समझ में आएगा। सूत्र याद होना जरूरी है, सूत्र याद नहीं होता है ना तो फिर बहुत तकलीफ होता है कि फिर बनाना मतलब डरने से लगने लगता है कि गलती तो नहीं हो जाएगा, इसलिए सबसे अच्छा विलोपन हो जाता है। ठीक है, अब आता है आप लोग का, इसको हल करना होता है, इसको हल करना होता है। अगर हल करना होता है तो देखो किस तरह हल करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला तैयार करना है। तो फॉर्मूला तैयार करने के लिए देखिए b है ना, b के बाद क्या होता है, c होता है, और उसके बाद a होता है, और उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले देखिए BC अब देखिए BC अब, याद रखिएगा BC अब, देखिए BC और अब, देखिए BC और अब, BC अब याद हो गया, बस सूत्र बन गया। कैसे सर? तो अब देखिए इसके नीचे कितना आसान है, जब B है तो यहाँ क्या होगा, ये 1 है तो यहाँ क्या होगा 2, C1 है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 1 है तो, और यहाँ 1 है तो, हो गया। अब इसको एक बार इसके साथ गुना कीजिए और इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कीजिए और इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ गुना कीजिए और इसको इसके साथ। अब यहाँ पर क्या लगा दीजिए, x, यहाँ पर लगा दीजिए y, और यहाँ पर लगा दीजिए 1, सूत्र बन करके। अब देखिए x/b1c2 माइनस, आप कह सकते हैं जब ये याद हो गया तो आप यहाँ कहेंगे b2c1 बराबर, अब y आता है, अब इसके साथ c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 a2b1। सूत्र बन करके तैयार हुआ। क्या आपके सरल नहीं होगा? आराम से होगा। आप क्लियर कर लीजिएगा। अब आपको बता देते हैं कि इसमें वीवीआई सारा क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो वीवीआई सारा चीज़ों के लिए मैं अगर कॉन्सेप्ट तैयार कर दूं कि एक्सरसाइज 3.1 से लेकर के 3.6 तक का अगर मैं पूरा टारगेट कर दूं तो हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम तैयार कर देते हैं, जितना भी वीवीआई हम बता देते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो इसका आता है एक्सरसाइज जो है 3.1 का
1 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल, ठीक है, और 3 नंबर सवाल। ये बहुत बार पूछा गया सवाल, 1 2 3। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 3.2 में। 3.2 में आते हैं तो आपका सवाल की जो संख्या है 1 नंबर, 2 नंबर तक आता है। उसके बाद एक आ जाता है, एक आ जाता है 7 नंबर। और एक्सरसाइज 3.3 की बात करें तो आने से पहले हाँ ठीक है, जैसे आते हैं इसमें अक्सर सवाल लोग जो सवाल दे देता है वो देखिएगा, डायरेक्ट आ जाइए एक्सरसाइज 3.3 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का, हाँ 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 नंबर, 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास आता है 2 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये 3.2 का पूरा VVI है। ये सब क्वेश्चन बार बार आते रहता है। 3.4 के आते हैं। अब इन एक्सरसाइजों में देखिए कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा आते रहते हैं। इनसे आने से पहले 3.4 में उदाहरण आता है। उदाहरण 11 देखिएगा, एग्जाम्पल 11 नंबर और एग्जाम्पल 13 नंबर, ठीक है। ये ज़्यादातर पूछे गए सवाल हैं और पूछे जाते हैं। और अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में पूछे गए प्रश्न जो हैं वो 2 में आ जाइए। 2 का रोमन में आइए, 1 नंबर रोमन, 2 नंबर रोमन। उसके बाद आपके पास आ जाता है 3 नंबर रोमन, 3 नंबर रोमन। उसके बाद इस चैप्टर ख़त्म और आता है एक्सरसाइज 3.5 की ओर। जैसे आते हैं तो आने से पहले एक सवाल आता है। देखिए इसमें उदाहरण तो नहीं पूछा इसका उदाहरण, हाँ उदाहरण पूछा इसका, वो बोला क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल 14 है इसका, मलेश्वर वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इसका एक्सरसाइज में आ जाइए 2 का रोमन में आइए, 1 रोमन में आ जाइए 2, ठीक है। 1 और 2 दोनों क्लियर करना होगा। उसके बाद फिर आ जाइए कहाँ पे, 4 का रोमन में आइए। जैसे 4 के रोमन में आइएगा तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन नहीं, रोमन में आए 4 में आए ना तो इसका 2 आइए। उसके बाद फिर कहाँ चले जाइए, 5 में आ जाइए, 5 में सीधा 5 में नहीं, ठीक है। इसके बाद 3.6 में ये लास्ट एक्सरसाइज है। यहाँ आने से पहले आप यहाँ आइए, एक नहीं ठीक है, इससे विशेष तो क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन 1 ठो आता है, 2 ठो है। इसमें देखिए क्या है, इसका जो प्रश्नावली में पूछा गया प्रश्न है वो पहला नंबर 1 नंबर क्वेश्चन का आप 1 नंबर बना लीजिएगा, रोमन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में आ जाइएगा और 2 नंबर का तीनों बना लीजिएगा, 1 2 और 3। इस तरह से आपका पूरा एक्सरसाइज का जो VVI क्वेश्चन होता है ये इतना टा ही आता है आपके एग्ज़ाम में। वो 3.1 से लेकर के 3.6 तक में पूरा मोस्ट क्वेश्चन जो है यहीं तक है। तो बच्चों मैं जल्द आपके साथ पुनः लौटने वाला हूँ 4.1 के VVI सारे क्वेश्चन और इनके सारे बेस कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।